ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ। चलिए हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में लेसन नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सुना है कभी आरटीआई के बारे में? राइट टू इंफॉर्मेशन, किससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? गवर्नमेंट। देखिए एक छोटी सी चीज है जो हमेशा हमारे दिमाग में आती है कि हम लोग गवर्नमेंट को इतने सारे टैक्सेस देते हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करती है, कैसे यूटिलाइज करती है? या अगर छोटी सी चीज समझे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप कभी कोई इंफॉर्मेशन लेने गए हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाती है कि नहीं मिलती है? सब कुछ छोड़िए, अगर आप कभी सरकारी बैंक में गए हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन छोड़िए, क्या आप उस सही इंसान को ढूंढ पाते हैं जिसको आप ढूंढने गए हो? है ना? यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगता है एक बेसिक से प्रोसीजर में। इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं या आप उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो सबसे पहले तो वो आपको यही बोल देते हैं, भैया कल आना, ठीक है। फिर जब आप कल जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं आज तो वो बंदा आया ही नहीं है जिसको इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर तीसरे दिन जब आप जाएंगे तो उनका अचानक से लंच हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कई बार आपके साथ होगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद शायद आप उस इंसान तक पहुंच पाए जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये सोचा गया कि भाई पब्लिक के पास एक अधिकार होना चाहिए कि हम गवर्नमेंट से, पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन मांग सके। और इसको सोचते हुए एक एक्ट बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? कह के दिखाओ नहीं जानते हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पहले भी पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एक फंडामेंटल राइट आपका था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको याद हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, हमें चीजों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, और हमें जानने का भी अधिकार है कि जो गवर्नमेंट हमें चला रही है, जो पब्लिक अथॉरिटीज हमारे लिए बनाई गई है, वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके, अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि हम लोग किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा एक एस्पेक्ट, इस एक्ट के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है। मान लीजिए आरटीआई एक्ट ने कहा कि आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन देने में 5 साल लगा दिए, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन देने में 5 साल लगा दिए। क्या हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल रही? नो। तो इस एक्ट में एक बड़ा अच्छा प्रोविजन है गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने ये कहा कि आपसे अगर आरटीआई के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अगली बात और अच्छी है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, और अगर आपने 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। इस लाइन का मतलब सोचो क्या हुआ। डीम्ड रिफ्यूजल मतलब आपने वो इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। अब आप खुद समझ जाएं कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी कोई इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा होगा? कि जरूरी है कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई गलत काम होगा। इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं आरटीआई के अंदर कि अगर आपने उस टाइम लिमिट के विद इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा और फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको डीले कर देगा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं कि कितने टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको भी आपके मतलब की एक काम की बात बता दें, हमने कहा बाकी सब तो ठीक है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, आपके मतलब की बात है कि ये बता दें, आपको पता होगा कि जब आपका एग्जाम होता है और आपकी कॉपीज होती हैं, वो कॉपीज चेक होती हैं और आपकी मार्कशीट आती है, ठीक है, क्या आपको अपनी आंसर शीट्स मिलती हैं? मेन एग्जाम की बात बता रहे हैं, आंसर शीट मिलती है? नो। लेकिन कई बार हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसी क्या गलती हो गई, हमने पेपर तो 100 नंबर का किया था, 10 नंबर कैसे आए?
हाँ, और क्या ऐसा होता है। कई बार आप ये जानना भी चाहते हैं कि भाई हमें कहीं ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कुछ गलत चेक हो गया हो। नाउ इसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट आपको एक ऑप्शन देता है वेरिफिकेशन ऑफ कॉपीज का, जिसमें आई थिंक 500 पर कॉपी का चार्ज है कि अगर आप 500 रुपए दे दें, ठीक है, तो हम आपको कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। एक दूसरा ऑप्शन आरटीआई के थ्रू भी होता है। आपका इंस्टीट्यूट भी इज अ बॉडी मेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इनका खुद का एक्ट है और इसलिए ये भी पब्लिक अथॉरिटी में कवर होता है, यानी इनके ऊपर भी आरटीआई एप्लीकेबल होता है। यानी आप अपने इंस्टीट्यूट से आरटीआई के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी कॉपियां भी निकलवा सकते हैं, एंड दैट इज इन अ वेरी नॉमिनल चार्ज। 10 रुपए 20 रुपए में आप अपनी कॉपी निकलवा सकते हैं, जिसका इंस्टीट्यूट आपसे 500 पर कॉपी लेता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बेनिफिट कि आरटीआई के अंदर। और दूसरी चीज क्या होगी, आरटीआई के अंदर इंस्टीट्यूट को वो कॉपीज कितने दिन में प्रोवाइड करनी होगी, 30 डेज। सो दिस इज अ यूज। वैसे तो आपके लिए चैप्टर है, एग्जाम में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली भी ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। और इसके अंदर आप अपने इंस्टीट्यूट से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछने का मतलब इस बार ये पूछ के देखो एग्जाम में क्या क्या दिया है, और 30 दिन में बता दो, नहीं तो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा। तो आपने कहा आरटीआई का हम अच्छा यूज करेंगे, हम अपने इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिख के पूछ रहे हैं ये बताओ ज्यूरिस के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आरटीआई के अंदर चिट्ठी लिखी और हमने कहा ये बताओ कि एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट क्या क्या प्लान बनाए हैं, कहां कहां मिसाइलें लगा रखी हैं, एक बात बताओ जितनी इंपॉर्टेंट आपके सॉफ्टवेयर उनके पासवर्ड्स क्या क्या हैं। क्या ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं? ऊपर से हमने ये भी कह दिया 30 दिन के अंदर बताओ, नहीं तो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा। यानी कि आरटीआई के अंदर हम लोग हर तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिनका डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है, यानी गवर्नमेंट वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, फाइन। तो चलिए आरटीआई एक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कौन से ईयर में आया ये एक्ट, 2005। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। Okay, throughout the world, RTI is seen by many as the key to strengthen participatory democracy. What do we know by the word democracy? Democracy का मतलब क्या होता है? Right to participate, right to vote. Participatory democracy मतलब अगर हमें गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार है, इसका मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, हम उनसे पूछ सकते हैं। एंड इंश्योरिंग मोर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। आपको पता है जब से आरटीआई एक्ट आया है तब से गवर्नमेंट भी डरने लग गई है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई उनसे कुछ पूछ नहीं सकता था। अब गवर्नमेंट को पता है कि भाई हम कुछ भी गलत काम करेंगे इमीडिएटली हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, आरटीआई की एप्लीकेशन आ जाएगी और हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खुद ही कुछ ऐसा काम नहीं करते जो आरटीआई में उनसे पूछा जा सके। ओके, nearly 70 countries around the world have now adopted comprehensive freedom of information act to facilitate access to records held by government body। यानी आरटीआई एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम उन सबको मंगवा सकते हैं, उन सबको देख सकते हैं। ओके, इन इंडिया ऑल्सो गवर्नमेंट इनैक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कौन से साल में हमारी कंट्री में आया, 2005। आपको क्या लगता है हमारी कंट्री बहुत पहले से आ गया कि बहुत बाद में आया? अभी आया 2005 में। आपको लग रहा होगा अभी कहाँ आया, 2005 में तो हम पैदा हुए थे, है ना। 2005 मतलब बहुत पुराना एक्ट नहीं है। अगर आप बाकी के एक्ट से कंपेयर करें तो कंपनीज एक्ट की अगर आप बात करें तो 2013 तो नया अमेंडेड एक्ट है। ओरिजिनल सोचो कब था, 1956। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है, 18 मतलब समझ गए, 19 भी नहीं 20 भी नहीं, इतना पुराना एक्ट है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आरटीआई एक्ट देखें तो ये कंपैरेटिवली इट इज अ वेरी न्यू एक्ट, 2005। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, राइट टू नो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहां से अराइज हुआ, राइट टू नो। हमारे पास जानने का अधिकार है
और हमारे इस जानने के अधिकार को लीगली कौन से एक्ट के हिसाब से रखा गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. बिफोर ड्वेलिंग ऑन RTI एक्ट 2005, मेंशन शुड बी मेड. केस का नाम इंपॉर्टेंट मार्क करिए, RP Limited वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. The Supreme Court read into Article 21 the right to know. आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, ठीक है. राइट टू नो, राइट टू नो मतलब हमें जानने का अधिकार है. और इसी फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए एक्ट बनाया गया, कौन सा? राइट टू इंफॉर्मेशन. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू नो इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. अगर हम सरकार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके, इसके लिए हमारे पास एक अधिकार होना चाहिए कि हम पब्लिक अथॉरिटीज पे क्वेश्चन उठा सकें. और हम पब्लिक अथॉरिटीज पे क्वेश्चन उठा सकते हैं कौन से एक्ट के हिसाब से? RTI. ओके, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो आप ये RTI की वेबसाइट पे जाइएगा. वहां पर आपसे सब पूछा जाएगा, आपके डिटेल्स पूछे जाएंगे, नाम, नंबर, कौन से डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, एवरीथिंग, सब सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और फिर आपकी वो इंफॉर्मेशन उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड कर दी जाएगी. तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप भी उनसे ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. ओके. इन व्यू ऑफ ट्रांसनेशनल डेवलपमेंट, व्हेन डिस्टेंसेस आर श्रिंकिंग, इंटरनेशनल कम्युनिटीज आर कमिंग टुगेदर for cooperation in various spheres, and they are moving towards global perspective in various fields. Important चीज इसमें एक चीज मार्क करिएगा कि ये राइट टू नो कौन से आर्टिकल से डिराइव्ड है? आर्टिकल 21. और लास्ट लाइन में भी देखिए लिखा है आर्टिकल 21 confers on all persons a right to know which include a right to receive information. ठीक है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. राइट टू नो कौन से फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड है? आर्टिकल 21. ठीक है, और आर्टिकल 21 कहता है वी हैव अ राइट टू नो एंड वी आल्सो हैव अ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन. और इसी फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए कौन सा एक्ट बना दिया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन is a species of right to freedom of speech and expression. कह रहे हमारे पास बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है और जानने का भी अधिकार है. और जानने के ही अधिकार को क्या कहा जाता है? राइट टू नो. जब हमें गवर्नमेंट के बारे में पता होगा तभी तो हम डेमोक्रेसी कर सकते हैं, तभी तो हम वोट कर सकते हैं. अगर आपको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए तो क्या हम वोट कर पाएंगे? नो. आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to all citizens freedom of speech and expression. ये सुना है ना सबने? आर्टिकल 19 freedom of speech and expression. सुना है कि नहीं सुना है? हाँ बोलो, ना भी सुना हो तो बोल दो हाँ सुना है. सुना है ना सबने? किसमें कौन से एक्ट में है आर्टिकल 19? सोच लो, एक आध दिन का समय ले लो. कौन से एक्ट में है आर्टिकल 19? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शंस हैं कि आर्टिकल्स हैं? और नॉर्मली एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शंस. पक्का? ये कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? ये एक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन है? एक्ट है. ये राइट टू इंफॉर्मेशन कौन से आर्टिकल से डिराइव? दो आर्टिकल्स हैं जो इसमें कवर होते हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में 10 सिटीजन हैज अ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन and that right is derived from the concept of freedom of speech and expression. The state is not only under an obligation to respect the fundamental right, but it is equally under an obligation to ensure conditions which these rights can meaningfully and effectively be enjoyed by one and all. तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को प्रॉपरली एक्सरसाइज किया जाए, इसके लिए एक एक्ट बना दिया गया. कौन सा एक्ट बनाया गया? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. चलिए अब आइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट. हाँ बेटा,
राइट आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ मतलब हमें जीने का अधिकार है, और हम अच्छा जीवन तभी जी पाएंगे जब हमें ये पता चले कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। सो राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज अटैच्ड टू राइट टू नो। ठीक है, मतलब ये भी हमारा एक राइट है, आई वांट टू नो कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। ओके, देन आई विल एंजॉय माय लाइफ। ओके, चलो सेलिएंट फीचर्स में लिखा है सबसे पहले द राइट द आरटीआई एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये लाइन समझ में आती है? कह रहे हैं आरटीआई एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इसका मतलब पूरे कंट्री में ये एक्ट एप्लीकेबल है। एनी डाउट इन द फर्स्ट पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट जरा देखो, इसको समझना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट, दैट इज 120 डेज। अब बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू ये पॉइंट समझने के लिए। डाउट? हाँ बेटा। एक्चुअली ये जो बेटा अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अमेंडेड है, ये नया है, नई बुक है। ठीक है, इसीलिए बुक में थोड़ा सा चेंज है। ये जो है ये नई बुक है और इसमें जो है वही है सही। ठीक है, फाइन। हाँ एग्जैक्टली दिस इज न्यू, दिस इज अमेंडेड वन। ओके, तो इसी के हिसाब से चलो, फाइन। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में देखिए लिखा है इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डे फॉर इट्स कमेंसमेंट। देखिए 2005 में जब ये एक्ट आया, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, जब 2005 में ये एक्ट आया तो एक्ट में ये लिखा था कि हम गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम गवर्नमेंट से कोई भी रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि आज से अगर ये एक्ट लागू हुआ तो कल से गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि आज आप एक एक्ट लागू कर रहे हैं कि लोग हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लोग हमसे कोई भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं, तो आप हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कुछ समय तो दीजिए। मतलब मान लीजिए 2005 में ये एक्ट आया और जिस दिन ये एक्ट आया उसके अगले दिन लोगों ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने कहा कि भाई अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स हमको दिखा दो। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी तक हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, आज लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं, मेरे रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है, मेरे रिकॉर्ड्स अप टू डेट मेंटेन नहीं है, आप हमको कुछ समय दीजिए ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। क्योंकि अगर 30 दिन के अंदर हमने उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या हो जाएगा? डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आज हम ये एक्ट लागू कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये एक्ट आएगा वहां से कितने दिन बाद एप्लीकेबल होगा? 120 डेज। इसका मतलब 2005 में जब ये एक्ट आया इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया या 120 दिन बाद? 120 दिन बाद। लेकिन अब इस चीज की कोई वैलिडिटी है? ये 120 दिन का पीरियड तो कब खत्म हो गया होगा? वही 2005 के बाद 120 दिन बाद ऑटोमेटिकली फिनिश हो गया होगा। लेकिन आज भी इसके सेलिएंट फीचर्स में ये पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, किस बात के 120 दिन दिए हैं? किस बात के 120 दिन दिए हैं? ताकि गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, लिख लो इसको शॉर्ट में, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ऑल्दो अब इस 120 दिन का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये 120 दिन का पीरियड अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ओके, समझ आ गया सबको? रिपीट करना है 120 डेज का पॉइंट। जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया कि 120 दिन बाद हुआ? 120 दिन बाद। 120 दिन का समय किसको दिया गया? पब्लिक अथॉरिटीज को, ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन को अप टू डेट मेंटेन कर सके। थर्ड, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? क्या आप किसी पर्सनल पर्सन से भी, प्राइवेट पर्सन से भी पूछ सकते हैं? क्या आप अंबानी से आरटीआई में पूछ सकते हैं कैसे कमा लेते हो? कर सकते हैं, अगर होता तो सबने जरूर पूछ लिया होता। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक अथॉरिटीज, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रही हैं? पब्लिक के लिए। फोर्थ, ऑल सिटीजन्स शैल हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसको मिली है ये पावर्स? हु इज अ सिटीजन? सिटीजन कौन हुआ?
What is the difference between a citizen and a resident? By birth. सिटीजनशिप डिटरमाइन होती है बाय बर्थ, और रेसिडेंशियल स्टेटस बाय स्टे इन इंडिया। कौन कितने दिन इंडिया में रुका है इससे पता चलता है रेसिडेंशियल स्टेटस, और सिटीजनशिप कैसे पता चलेगी? बाय बर्थ। तो ये अधिकार किसको मिला हुआ है, रेसिडेंट्स को कि सिटीजन्स को? सिटीजन्स को। ओके, यहां तक किसी पॉइंट में कोई डाउट? अगली बात समझिए, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आपको नहीं लगता इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग होते होंगे जो गवर्नमेंट से यही इंफॉर्मेशन ही मांगते रहते होंगे? इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं पता है? आरटीआई एक्टिविस्ट, अगर आपने कभी सुना हो। ये लोग, इनका काम ही यही होता है, ये गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रही है भाई आप हमसे पूरे टाइम इंफॉर्मेशन मांगते रहते हो, हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे कि हम अपना काम करें नॉर्मल, ठीक है? तो इन्होंने कहा ठीक है, हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है जिसका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और उस ऑफिसर को कहा जाता है पीआईओ। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ कहते हैं हम लोग। द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पीआईओ will be responsible to deal with the request for information and also to assist the person seeking information. ओके, तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, हर पब्लिक अथॉरिटी का एक पीआईओ होता है। अगर हम उस पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? उसके पीआईओ के पास। वो पीआईओ हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं मांग पा रहे हैं या एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारी मदद भी उसमें कौन करेगा? पीआईओ। और पीआईओ के एक लेवल नीचे कौन होगा? असिस्टेंट पीआईओ। फाइन, ठीक है। तो हर पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगने के लिए एक सेपरेट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पीआईओ। अब अगर मान लीजिए आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे कि उस पब्लिक अथॉरिटी का पीआईओ कौन है, और उस पीआईओ के सामने आप अपनी रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, fee will be payable by the applicant depending on the nature of information sought। कह रहे हैं आप जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो उसके हिसाब से फीस चार्ज होगी। आपको क्या लगता है अगर ये आरटीआई एक्ट है, लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसकी फीस बहुत ज्यादा होती होगी कि कम होती होगी? मान लीजिए हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी से कहा कि भाई अपने पिछले साल के रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए, पब्लिक अथॉरिटी ने कहा ठीक है, पर पेज 1 लाख रुपए लेंगे, चलेगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? अपने रिकॉर्ड्स अपने पास रखो, रहने दो, ठीक है? ये गवर्नमेंट का काम है, इसलिए फीस तो होती है लेकिन देयर आर ओनली नॉमिनल चार्जेस। ओके, अगला पॉइंट देखो क्या है? सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। यानी कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो एग्जेम्प्ट होती है, यानी उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बताया कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। ओके, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में विजिट करने आते हैं, ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बात करते हैं। देखा है आपने कभी? न्यूज वगैरह में दिखाते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं। अब आपने आरटीआई में यही सवाल पूछ रहे, ये बताओ उनके कान में क्या बात कर रहे थे? पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। हमारी कंट्री हमारी एनिमी कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज बना रही है, प्लान्स बना रही है, कब कहां बम डालेंगे, कब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आपने यही पूछ लिया, बोर हो रहे थे, आपने यही पूछ लिया ये बताओ कहां कहां मिसाइलें बिछा रखी हैं? नहीं पूछ सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसी इंफॉर्मेशन को आरटीआई में नहीं मांगा जा सकता, ठीक है? अच्छा, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? आपने आरटीआई में यही पूछ लिया क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल, यही पूछ लिया। ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आरटीआई से बाहर रखा गया। ओके, एंड कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आरटीआई से बाहर रखा गया है, जैसे आपने सुना होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज। अच्छा, रॉ सुना है आपने? पिक्चरें देखते हो इसलिए सुना है। रॉ एजेंट्स सुना है? ये लोग क्या करते हैं बताइए? ये सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, ठीक है? सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
क्या इनसे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? आपने रॉ एजेंट से मांग लिया, ये बताओ कौन कौन एजेंट है, उनकी फोटो दिखाओ, कर सकते हैं ऐसा? नहीं। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस समझो। इस वाले पॉइंट में कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम नहीं मांग सकते, और ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। यानी कुल मिला के कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नहीं मांगा जा सकता। सारे सेलिएंट फीचर्स समझ में आ गए? ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कितने दिन बाद इफेक्टिव है? 120 डेज का मतलब क्या हुआ? 120 डेज तक हम गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते थे। ओके। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक अथॉरिटी की प्राइवेट इंडिविजुअल? पब्लिक अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन देने के लिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसको अपॉइंट किया गया है? पीआईओ। पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उसके असिस्टेंट को क्या कहते हैं? असिस्टेंट पीआईओ। हम जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, क्या उसके लिए फीस देनी पड़ती है? यस और नो? यस। क्या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं? यस। इनसे हम लोग किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। और ये आरटीआई एक्ट कौन से आर्टिकल के हिसाब से डिराइव्ड है? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, फाइन। ओके, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एज स्टेटेड अबव, आरटीआई एक्ट confers on all citizens a right to information. The act provides for setting out practical regime for right to information for citizens to secure access to information held by public authority. कह रहे हैं ये एक तरीका है जिससे पब्लिक अथॉरिटीज के पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम उनसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये वाली लाइन मार्क करिए। द आरटीआई एक्ट वुड रिवील दैट 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। बल्कि इसके पहले एक और लाइन मार्क कर लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नया पैराग्राफ है जो इंसर्ट हुआ है, पहले ओल्ड बुक में नहीं था। ये नया पैराग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स, 2018 का केस है। और देखिए लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डेफिनेट लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और वो पूछेंगे विद रेफरेंस टू अ केस डिस्कस द लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। आपको समझ में आया हमने क्या बोला? कह रहे हैं केस के हिसाब से, केस को रेफर करते हुए बताइए गुड गवर्नेंस और राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या लिंक है। पहले तो हमको ये बताइए व्हाट डू वी मीन बाय गुड गवर्नेंस। हमने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब समझाया था शायद एक दिन। व्हाट डू वी मीन बाय गुड गवर्नेंस? कंप्लायंस ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप अपने नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और हम आपके नोट्स चेक नहीं करते, तो आप अपने नोट्स प्रॉपरली बनाएंगे कि कैसे भी बना लेंगे? बस देखो एकदम सच बोलते हो, है ना, कितने ऑनेस्ट हो। कहने कैसे बना लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात बोल दी, कैसे भी बना लेंगे, हो सकता है बनाओ ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप डेली यहाँ पर आए और हम सबसे पहले आपके रजिस्टर चेक करें, जिसके नोट्स सही से बने होंगे हम उसको क्लास अटेंड करने को देंगे, जिसके नोट्स नहीं बने होंगे हम उसको वापस भेज देंगे। अब बताइए आप अपने नोट सही से बनाएंगे कि ऐसे ही बना लेंगे? सही से बनाएंगे। अगर चेक होने का डर है तो आप सही से काम करेंगे, अगर चेक होने का डर है तो आप रूल्स कंप्लाई करेंगे। अगर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है तभी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सही से मेंटेन करेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता है भैया कोई भी कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सारे रिकॉर्ड सही से मेंटेन करो। अगर गवर्नमेंट को पता होता हमसे कौन कुछ पूछेगा, तो आपको लगता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करती हो? तो क्या गुड गवर्नेंस और आरटीआई के बीच में लिंक है? यस। लिंक समझ में आया क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस में लिंक है। लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और अगर सरकार को पता है कि हमसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करके ही चलेगी। दिस इज द लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। इनफैक्ट RTI Act itself lays emphasis on good governance and recognizes that it is one of the objectives which the said act seeks to achieve. कह रहे हैं इस एक्ट का मतलब ही यही था, हम चाहते थे कि गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन करे।
हम चाहते थे कि गवर्नमेंट सारी चीजें लोगों को बताए, लेकिन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी। तो कौन सा एक्ट लॉन्च कर दिया गया? आरटीआई, कि अब जब लोग आपसे पूछेंगे तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर। और अगर 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा, अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ओके, तो 4 पॉइंट्स दिए हैं। द आरटीआई एक्ट वुड रिवील दैट 4 मेजर एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। जैसे आपको ये पता है हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक बजट सैंक्शन होता है कि भाई आपको गवर्नमेंट इतना बजट दे रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बजट सरकार ने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, किसके ऊपर खर्च किया। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को कहा गया कि भाई जैसे कई बार आप जब चलते हैं रोड्स वगैरह टूटी मिलती है तो आप सोचते हैं ना कि पता नहीं सरकार पैसा कहाँ लगा रही है। प्रॉब्लम ये है हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग बस बोल के चिल्ला के चुप हो जाते हैं। करेक्ट तरीका क्या है? आरटीआई। तो अब कभी भी आप जब जाएं और आपको लगे रोड टूटी है या गड्ढे हैं या कुछ भी है तो आप सोचते हैं ना पता नहीं सरकार इतने पैसे का करती क्या है। तो ये मन में ना सोचें, इसका क्या करें? आरटीआई की एप्लीकेशन दे दें। अब आप सोच रहे हो हम इतना टाइम थोड़ी हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे कि हम आरटीआई में एप्लीकेशन देंगे, है ना? दैट इज द पॉइंट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ज्यादातर लोग बस गाली देके शांत हो जाते हैं। हाँ फैक्ट है, ज्यादातर लोग बिजली चली गई, अरे गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, पूछो आरटीआई पूछ लो क्या कर रही है। वो नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आरटीआई की वेबसाइट खोली, जहां उसने आपसे आपका नाम नंबर पूछ लिया, आप तुरंत वापस भाग आते, नाम नंबर नहीं बताएंगे। हाँ फैक्ट है। वो होता है ना एक कंप्लेंट बॉक्स, देखा है ना, कभी स्कूल में भी होता है, कई जगह होता है, जब उसमें नाम नंबर ना लिखा हो तो वो भरा हुआ मिलता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें अगर आपको कंप्लेन करनी है तो नाम नंबर, आधार कार्ड की कॉपी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी सब लगा दो, अब कोई कंप्लेन फाइल नहीं करेगा। सो दैट इज द यूज। सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं इस कंट्री में जो बार बार गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नॉर्मल लोग, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, पूछ सकते हैं। आपको भी नहीं पता था, वो तो चैप्टर है बाय डिफॉल्ट, मजबूरी है जो पढ़ रहे हो। मजबूरी नहीं होती तो पढ़ते, अपने मन से नहीं पढ़ते। तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं हो, जिनको पता है वो बस इसको यूज करते हैं। तो कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, इसका मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि उनकी कंट्री में गवर्नमेंट कब क्या कर रही है। इंप्रूवमेंट इन अकाउंटेबिलिटी एंड रिडक्शन इन करप्शन। आपको क्या लगता है अगर हम लोग गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम इतनी चीजें पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट इस डर से रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करेगी तो करप्शन बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही हमने आपको बताया ना, अगर हम रोज आपकी चेकिंग करें, आपने कितने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपने कितना काम कर लिया है, तो आप लापरवाही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम रोज चेक ना करें तो फिर आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही है गवर्नेंस को प्रमोट करना, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जिसका केस का नाम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अंजलि भारद्वाज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका मेन लाइन क्या थी? लिंक बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड गुड गवर्नेंस। ओके, मार्क कर लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट आइए डेफिनेशंस पे। सबसे पहली डेफिनेशन देखिए दी है पब्लिक अथॉरिटी की। आप बताइए पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होती है? गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो मार्क कर लीजिए, कह रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन established और कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया हो, जिसको हमारी पार्लियामेंट ने बनाया हो, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो या किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया हो। ओके, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको या तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, या तो पार्लियामेंट ने बनाया है, या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया है, ऐसी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक अथॉरिटी। बताइए पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरटीआई एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी। आप बताइए आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर क्यों लगता है आरटीआई? हाउ कैन यू से योर इंस्टीट्यूट इज अ पब्लिक अथॉरिटी?
कौन सा पॉइंट? ये एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो आपका इंस्टीट्यूट का जो एक्ट है दैट इज मेड बाय अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, इसलिए आपका इंस्टीट्यूट पब्लिक अथॉरिटी और इसलिए आप अपने इंस्टीट्यूट से कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। एंड इंक्लूड्स बॉडी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by the funds provided by appropriate government। यानी कि इंक्लूड्स में लिखा है कोई भी ऐसी बॉडी जिसको या तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें ये हमारी एकेडमी है और इस एकेडमी की पूरी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से आती है, फाइनेंसिंग मतलब इस एकेडमी के सारे फंड्स, सारा खर्चा कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट। तो ये एकेडमी भी क्या मान ली जाएगी? पब्लिक अथॉरिटी। और अगर ये पब्लिक अथॉरिटी है तो इसके ऊपर भी आरटीआई एप्लीकेबल हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस डेफिनेशन? 4 पॉइंट्स थे, बताइए किस कौन कौन पब्लिक अथॉरिटी होंगे? मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर या फिर एनी गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है या गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, उस अथॉरिटी को भी क्या मान लिया जाएगा? पब्लिक अथॉरिटी। एनी डाउट? कौन से ईयर में आया ये एक्ट? 2005। कौन सा चैप्टर है ये? राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से डिराइव्ड है? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो कौन सा ऑफिसर होता है जो इंफॉर्मेशन देता है? टीआईओ, पीआईओ। क्या होता है पीआईओ? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और उसके असिस्टेंट को क्या कहते हैं? असिस्टेंट पीआईओ। ठीक है, सबके ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल होगा। पब्लिक अथॉरिटी, क्या हम पब्लिक अथॉरिटी से हर तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सिर्फ? अच्छा, कौन सी नहीं मांग सकते हैं? जो एग्जेम्प्ट है, जो कॉन्फिडेंशियल है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। और ये एक्ट जब आया उसके कितने दिन बाद इफेक्टिव हुआ? 120 डेज। कितने दिन में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है? 30 डेज। 90 डेज, 30 डेज। और नहीं दी तो डीम्ड रिफ्यूजल। डीम्ड रिफ्यूजल मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मना कर रहा है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ठीक है, फाइन, ओके। अगली डेफिनेशन है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में देखिए क्या क्या आ जाएगा। कह रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट। व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, एब्सोल्युटली। कह रहे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी माइक्रोफिल्म, कोई भी फैक्स की कॉपी या कोई इमेज, कोई भी चीज जिसको भी मेंटेन किया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई डॉक्यूमेंट रखा है, कोई फोटो रखी है, कोई पिक्चर रखी है, इन सब को क्या माना जाएगा? रिकॉर्ड्स। और इन रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट से मंगवाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन का मतलब देखिए, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं। एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, प्रेस रिलीज एक्सेट्रा, इन सब को क्या माना जाएगा? इंफॉर्मेशन। और अगर ये सब इंफॉर्मेशन है तो आरटीआई के अंडर हम लोग गवर्नमेंट से ये सारी चीजें मांग सकते हैं। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़िए। राइट टू इंफॉर्मेशन में देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, हम उसके नोट्स ले सकते हैं। नोट समझ गए? उससे कोई इंफॉर्मेशन नोट कर ली, हम उसके एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, उसके कॉपीज ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने दिखाया भाई ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अब आप गवर्नमेंट का वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले जाओगे या उसकी फोटोकॉपी लेके जाओगे? फोटोकॉपी। कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स उठा ले जाओगे? रिकॉर्ड्स तो नहीं उठाएंगे ना। कह रहे हम इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, हम उनके सैंपल्स भी ले सकते हैं मटेरियल के, और हम उस इंफॉर्मेशन को फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स में भी ले सकते हैं। ओके, तो हम उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, हम उसके नोट्स बना सकते हैं, हम उससे उनकी फोटोकॉपी मांग सकते हैं, या हम वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। ये सारे अधिकार हमारे पास हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन हम किससे ले रहे हैं? पब्लिक अथॉरिटी से। एनी डाउट? थर्ड पार्टी की डेफिनेशन देखिए, मीन्स अ पर्सन other than a citizen making request for information and includes a public authority। थर्ड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ के हमको बताइए, जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्या वो थर्ड पार्टी है? पढ़ के देखिए डेफिनेशन। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब
जो इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है वो थर्ड पार्टी नहीं है, उसके अलावा एनी अदर पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड पार्टी। तो अगर मिस्टर ए ने किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी है तो मिस्टर ए को छोड़ के एनी अदर पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड पार्टी। एनी डाउट टिल हियर? पक्का? चैप्टर टफ लग रहा है कि इजी? डरो नहीं, टफ की इजी? पक्का इजी? ठीक है, अब आपको डर लगता है ना, इजी नहीं बोलेंगे कहीं टेस्ट ना हो जाए तुरंत। Obligations of public authority. What do we mean by the word obligation? Obligation मतलब क्या हुआ? Responsibilities, ठीक है, duties, responsibilities. Every public authority has been entrusted with a duty to maintain records and publish manual, rules, regulation, instruction in its possession as prescribed under the Act. कह रहे हैं हर पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि उसको रिकॉर्ड्स अप टू डेट मेंटेन करने पड़ेंगे। क्यों रिकॉर्ड्स अप टू डेट मेंटेन करे गवर्नमेंट? क्योंकि कोई भी आरटीआई के अंडर उनको मांग सकता है, और ये सब मेंटेन करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी को कितना समय दिया गया था? 120 डेज। देखो लिखा है एज पर सेक्शन 41B एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश विद इन 120 डेज। ये सारी चीजें देखिए पब्लिश करनी पड़ेंगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑफिसर्स की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, फंक्शंस कौन कौन परफॉर्म करेगा, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिटेल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, so that any person who wants any information can ask from the department. तो 120 दिन के अंदर ये काम करने का समय दिया गया उनको कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करिए ताकि लोग आपसे इंफॉर्मेशन मांग सके। एनी डाउट? ओके, अब आ जाओ डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ। बताइए पीआईओ कौन था? अच्छा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वेरी गुड। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन था? अब बोलो पीआईओ। यही खेलते रहते हैं आज, है ना? बताइए कौन था पीआईओ? हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? पीआईओ के पास। Every public authority has to designate in all administrative units central और state PIO। अब देखो दो कैटेगरीज हो गई, central PIO and state PIO, to provide information to the persons who have made a request for the information। यानी जिसने भी इंफॉर्मेशन मांगी है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हर पब्लिक अथॉरिटी को किसे अपॉइंट करना पड़ेगा? पीआईओ। डेजिग्नेट एट ईच सब डिविजनल लेवल असिस्टेंट पीआईओ, यानी हेड लेवल पे पीआईओ होगा और उसके जूनियर लेवल पे कौन होगा? असिस्टेंट पीआईओ। ये पॉइंट देखो क्या लिखा है। अच्छा एक बात बताइए, आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, तो क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे उस इंफॉर्मेशन का रीजन पूछ सकता है? आपके साथ ऐसा होता है, अगर मान लीजिए अभी हम आपसे कोई भी चीज पूछे, हमने आपसे पूछा कि कोचिंग के बाद कहाँ जाओगे, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? क्यों? हाँ, ये आपके अंदर फीड है। अगर आपसे कोई भी कुछ पूछता है, घर वालों ने पूछा सीधे कोचिंग जाओगे, क्यों, क्या हुआ, है ना? लेकिन ऐसी चीज पीआईओ नहीं कर सकता। अगर किसी ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहा जरा पिछले साल के रिकॉर्ड्स दिखाओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहे पहले बताओ क्यों दिखाएं, पूछ सकता है। देखो लिखा है नो रीजन टू बी गिवन बाय द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रीजन नहीं देना है उसको, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए, एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम। अपना नाम नंबर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा ठीक है हम इंफॉर्मेशन देंगे, अपना नाम नंबर दे दो, तब आपने कहा क्यों, क्यों दे, नहीं बताएंगे, ठीक है। यानी एक बात बताइए, अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट से कॉपियां मंगवाई आरटीआई के अंडर, तो क्या आपका इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है क्यों, क्या हो गया, कॉपी क्यों मंगवा रहे हो, भरोसा नहीं हमारे ऊपर? नहीं पूछ सकता। इंस्टीट्यूट को 30 डेज के अंदर कॉपी देनी पड़ेगी और फिर उसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन का रीजन नहीं मांगा जा सकता। ओके, सो नो रीजन हैज टू बी गिवन बाय द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। द एक्ट स्पेसिफाइज, नेक्स्ट आ जाओ, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। The act specifies the manner in which
रिक्वेस्ट में बी मेड बाय अ सिटीजन। कह रहे किस तरह से रिक्वेस्ट करी जाएगी, कैसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जरा इस चार्ट पे आइए फटाफट, जब थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्लास छोड़ देंगे। अब आप कह रहे हैं थक गए, है ना। अच्छा देखो चार्ट में, देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, पहला ब्लॉक पढ़िए। इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज, यानी जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी है, 30 डेज। अगर हमने असिस्टेंट पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी तो असिस्टेंट पीआईओ वो इंफॉर्मेशन पहले फॉरवर्ड करेगा पीआईओ को। उस सिचुएशन में टाइम लिमिट देखो कितना हो जाता है, 35 डेज। 35 डेज समझ गए, 5 दिन लगा असिस्टेंट पीआईओ से पीआईओ तक पहुंचने में। ओके, 35 डेज वेयर रिक्वेस्ट इज गिवन टू असिस्टेंट पीआईओ। कह रहे हैं अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, थर्ड पार्टी कौन हुई, अदर देन द पर्सन मेकिंग रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी और उस इंफॉर्मेशन का रिलेशन किसी तीसरे पर्सन से भी है या किसी तीसरी पब्लिक अथॉरिटी से भी है। ओके, तो ये कह रहे हैं अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का टाइम लिमिट देखो कितना हो गया, 40 डेज। ओके, मान लीजिए हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के पास है। ऐसी सिचुएशन में एक तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में टाइम लिमिट बताइए कितना हो गया, 40 डेज। 3 टाइम लिमिट्स हो गए। नॉर्मल सिचुएशन में इंफॉर्मेशन कितने दिन में जाएगी, 30 डेज। अगर हमने इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पीआईओ को दी है तो 35 डेज, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो 40 डेज। आखिरी में देखो क्या लिखा है, मान लीजिए हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या पब्लिक अथॉरिटी से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जो किसी की लाइफ या लिबर्टी से इन्वॉल्व है। लाइफ या लिबर्टी समझ गए, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा होने वाली है या मान लीजिए किसी को कैद करके रखा गया है। अब हमें उस पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको नहीं लगता जब तक गवर्नमेंट हमको वो इंफॉर्मेशन देगी वो इंसान कहीं बहुत दूर जा चुका होगा। 30 दिन का समय था गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने कहा 30 दिन का समय है, हम एकदम 29th डे पे देंगे। 29th डे पे तो वो तो दूर निकल गया होगा, दूर निकल गया, समझ गए। तो ये कह रहे हैं अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड कोई चीज है तो अर्जेंट बेसिस पे भैया इंफॉर्मेशन दो 48 डेज में। बस देख रहे थे कि जग रहे हो कि सो गए कि सपने में आरटीआई चल। अच्छा ऐसा होता है सपने में भी हम ऐसे बोलते रहते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ होता तो है। 48 आवर्स कि 48 डेज कि 48 ईयर्स, 48 घंटों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो 4 टाइम लिमिट्स हो गए। नॉर्मल सिचुएशन में 30 डेज, असिस्टेंट पीआईओ को दिया 35 डेज, लाइफ एंड लिबर्टी इन्वॉल्व। कितने लोग 40 डेज बोल गए बताओ, कुछ तो बोल गए होंगे, भीड़ में आवाज नहीं सुनाई दी बस उनकी, है ना। अच्छा ओके, लाइफ एंड लिबर्टी इज इन्वॉल्व, असिस्टेंट पीआईओ को दिया 35 डेज, नॉर्मल सिचुएशन में 20 डेज, 30 डेज। अच्छा वर्ड्स कुछ भी हो, सुर सही पकड़ लेते हो ना, आवाज भी बिल्कुल लय वैसे ही आती है आपकी, वर्ड सबके अलग अलग, कोई 20 बोल रहा है कोई 40 बोल रहा है, लेकिन झुंड में आवाज कोरस वैसे ही आता है। अच्छा, और अगर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो क्या करना है इतने दिनों में, किस चीज की टाइम लिमिट है ये, हमें गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने में ना, हाँ हमें इंफॉर्मेशन देने में, गवर्नमेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन देने में कितने दिन में देनी होती है, 30 डेज। अगर हमने असिस्टेंट पीआईओ से मांगा तो 35 डेज। किसी की लाइफ से रिलेटेड है, किसी की लिबर्टी से रिलेटेड है, पक्का। और जो बचा है वो कौन सा बचा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, कितना हुआ वो 40 डेज, ठीक है। और इतने टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या हो जाएगा, डीम रिफ्यूजल। मतलब क्या मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। आप लोग इतने अच्छे से हमको आंसर क्यों दे रहे थे पता है, ये भी हम बताएं, क्योंकि आपको ऐसा फील आ रहा है इसके बाद ये छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे। एकदम अंदर ही अंदर आपने एकदम मन पक्का कर लिया ये इनका लास्ट टॉपिक है, तो आखिरी के 2-4 सेकंड बचे हैं, कायदे से अच्छे से जवाब दे दो। अगर अच्छे से जवाब नहीं दिया और पढ़ाती चली जाएंगी, तो एकदम बढ़िया से दे दो कि इसके बाद बस थैंक यू और बस काम खत्म।
इसलिए आप इतने अच्छे से एकदम से अच्छे से बोलने लग गए है ना। चलो ठीक है, पढ़ाएं आगे। अच्छा ये एग्जाम्पल पढ़ लो बस, ब्लॉक वाला। टफ क्वेश्चन था ना बेटा, तो इंस्टीट्यूट ने कहा आंसर दे दे रहे नीचे। उन लोग कैसे बेचारे बच्चे कैसे कैसे सोचेंगे, कहाँ तक सोचेंगे, तो उन्होंने कहा आंसर दे दे रहे। कितना टाइम होगा? और बस एक चीज और, तो आप कह रहे ये तो गलत बात हो रही है ना, पढ़ाती चली जा रही है, ये क्या हुआ? हाँ ये नई चीज है, देखो नई चीज आ गई। क्या लिखा है? अगर 30 डेज में नहीं रिस्पॉन्स किया तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। ओके हाँ बेटा। हाँ जैसे 40 है तो ऐसे मान के चलो 30 + 10 है, 30 डेज तो नॉर्मल था ही, प्लस 10 डेज है वो थर्ड पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, वही चीज वहां लिखी है, 40 डेज इंक्लूडेड मैक्सिमम पीरियड प्लस द टाइम गिवन टू द पार्टी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सब अलग अलग हैं ये वाले। हाँ बेटा। हाँ, नो फीस फॉर डिलेड रिस्पॉन्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर उनकी तरफ से डिलेड रिस्पॉन्स या हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिले दे रहे हैं तो उसके लिए फीस एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं होगी, जो हम एप्लीकेशन भर रहे हैं उसी की फीस होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप फीस थोड़ी और दीजिए तो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे, नो। ओके फाइन, चलिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे एज यू वांटेड। ड्यूटीज ऑफ पीआईओ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ओके चलिए।